Alright. Hi everyone, my name is Tapur Omar and in today's session we'll be discussing about coordination compounds. Werner's theory पढ़ाऊंगी मैं आज आपको और कुछ छोटे छोटे बेसिक्स बताऊंगी इस चैप्टर के. आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो भी आज ही मैं अपलोड कर दूंगी क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आई नो. तो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो लिगेंड्स के ऊपर रहेगा. आफ्टर दैट नॉमेनक्लेचर सब कुछ एक दो दिन में ही ये चैप्टर कवर कर दूंगी मैं, मोस्टली आज और कल के दिन में. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है ना, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट में आता है, करेक्ट. इस चैप्टर में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. जैसे आपको एक क्वेश्चन हमेशा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड आएगा, एक क्वेश्चन आपसे लिगेंड्स के बेसिस पे आएगा, ठीक है. टाइप ऑफ लिगेंड बताना होगा, कलर्स वगैरह पूछ लेते हैं इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या है? आप सभी ने क्लास 10th से आप एक चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हो, दैट इज बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आप कोवैलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ते हो. बहुत छोटा सा एक हिंट आईएससी में दिया जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, है ना, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर एटम डोनेट करता है दूसरे को, है ना. कुछ इसी तरीके से यहाँ पे आपको समझना है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो चैप्टर है इसमें कॉम्प्लेक्सेस के बारे में आप पढ़ते हो. मतलब जो कंपाउंड्स होते हैं वो देख के ही आप समझ जाओगे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है. कैसे मैम? क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स दिखते होंगे. एज यू कैन सी इन दिस एग्जांपल K4FeCN6. अब ये एक बड़ा सा कंपाउंड है, ये NaCl जैसा दिख नहीं रहा कहीं से भी नहीं, है ना. ये CCl4 जैसा नहीं दिख रहा, थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्जन है ये कंपाउंड्स का, ठीक है. तो इस तरीके से हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिखते हैं. इसमें हमेशा एक कोई चीज़ आगे लगी होगी. अब ये हमेशा नहीं कह सकते एक्चुअली, क्योंकि कई बार ये यहाँ पे भी आपको दिखेगा. क्या मतलब है मैम? समझाते हैं. यहाँ पे जो K है, पोटेशियम आयन जो यहाँ पे है, वो एक काउंटर आयन कहलाएगा. क्या कहलाएगा? यू विल कॉल इट अ काउंटर आयन. इसको और कुछ बोलते हैं, बिल्कुल, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेक्टेटर आयन. इसको आप स्पेक्टेटर आयन के नाम से भी जानते हो. मैं कम टाइम में आपको ये समझाऊंगी ताकि बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट ना हो. जितना जानना है उतना समझना, बाकी डेफिनेशंस वगैरह इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. हियर जो Fe है इसको आप बोलते हो सेंट्रल मेटल एटम. क्या बोलोगे आप? सेंट्रल मेटल एटम. अभी समझाती हूँ क्या मतलब है. दिस इज सेंट्रल मेटल एटम. इसको सेंट्रल मेटल आयन भी आप बोल सकते हो, ठीक है. जो सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन होता है ना, उसके सबस्क्रिप्ट में सबसे छोटी वैल्यू होगी हमेशा. मतलब मैम देखो, पोटेशियम में 4 वैल्यू है, साइनाइड में 6 वैल्यू है और Fe में कुछ नहीं है, मतलब 1 वैल्यू है. इसकी सबस्क्रिप्ट हमेशा सबसे छोटी वैल्यू होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ये, ठीक है. सेंट्रल मेटल एटम हो गया हमारा. CN साइनाइड क्या है यहाँ पे? ये है एक लिगेंड. दिस CN इज अ लिगेंड, ठीक है, लिगेंड. ये जो 6 नंबर है इसको आप बोलोगे कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है. जो वैल्यू लिखी रहेगी लिगेंड के बाहर वो होगी कोऑर्डिनेशन नंबर. ये पूरी जो स्क्वायर ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है, दिस कंप्लीट थिंग, इट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. मैं ऊपर लिख देती हूँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या यू कैन कॉल इट एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी. राइटिंग पे मत जाना, ठीक है. चलो आप समझते हैं. देखो, आप कोई भी कंपाउंड लिखते हो, सपोज मैंने बोला NaCl, तो पॉजिटिव वाला आयन आगे लिखते हो, है ना. अब मैंने बोला कोई भी आप कंपाउंड सोचो अपने दिमाग में, MgCl2, NaOH, कोई भी पॉजिटिव आगे लिखा होता है, नेगेटिव पीछे लिखा होता है ना. तो पॉजिटिव वाले को आगे लिखा. अभी अभी मैंने आपसे बोला था ये आगे लिखा होगा, फिर मैंने बोला कि हमेशा नहीं. मतलब क्या है, कई बार ये आपको पीछे लिखा हुआ भी दिखेगा. हो सकता है काउंटर आयन जो है वो नेगेटिव है, ठीक है. तो अभी इसको कंफ्यूज नहीं होना इसमें. ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम. और ये क्या है? लिगेंड. अब इन दोनों के बीच में क्या होता है? हाँ, इन दोनों के बीच में कुछ तो होता है. क्या होता है? जो लिगेंड है, लिगेंड और जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके बीच में हमेशा बॉन्डिंग होती है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये कुछ ऐसे होगा शायद. ये Fe होगा और 6 CN लगे हुए हैं ऐसे. यहाँ 6 CN सपोज लगे हुए हैं, ठीक है. तो आयरन ने साइनाइड के साथ 6 बॉन्ड बनाए हुए हैं. क्या ये कोवेलेंट बॉन्ड है? बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट अ कोवेलेंट बॉन्ड. यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो आयरन होता है, आयरन एक लुइस एसिड होता है बेटा. ये चीज हमेशा लर्न करना. जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो लुइस एसिड की तरह वर्क करता है और लिगेंड लुइस बेसिस की तरह. व्हाट इज लुइस एसिड एंड लुइस बेसिस? लुइस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. और लुइस बेसिस जो होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, है ना. इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, इनके पास एफिशिएंसी होती है, ठीक है. तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को.
कोऑर्डिनेट बॉन्ड यही होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है एक कोई एटम दूसरे को, उसको आप बोलते हो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम डोनेट करते हैं, लिगेंड डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, इसी को आप बोलते हो इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप बोलोगे। एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रखना लुईस एसिड होता है हमारा सेंट्रल मेटल एटम, इसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और ये लुईस बेसिस यानी कि लिगेंड क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्बेंस जो हो रही है, ठीक है। चलो, सो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब समझ में आया। आयरन को ये साइनाइड, हर बार ये साइनाइड क्या कर रहा है, इससे बॉन्ड बना रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, क्लियर है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सेंट्रल मेटल एटम हमने समझा, हमने लिगेंड समझा, हमने कोऑर्डिनेशन स्फीयर जाना, स्पेक्टेटर आयन, काउंटर आयन जाना, कोऑर्डिनेशन नंबर जाना। अब आते हैं वर्नर्स थ्योरी पे। अल्फ्रेड वर्नर्स, जिनको एक नोबेल प्राइज भी मिला था क्योंकि इन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की सबसे पहली एक सक्सेसफुल थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला कि भाई ये जो अजीब से दिखने वाले कंपाउंड्स हैं ना, इनको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हो और इनमें ना कुछ अलग सी चीज होती है। इन्होंने बोला 2 वैलेंसी होती है हर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, एक को आप बोलोगे प्राइमरी वैलेंसी, सेकंड को आप बोलोगे सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी होता क्या है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि आप ना कुछ एग्जाम्पल ले लो। जैसे यहाँ पे लिखा है COCl3 6 टाइम्स ऑफ NH3। अगर आपने इस एक कंपाउंड को एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाल दिया, AgNO3, या सिल्वर के आयन में होने चाहिए किसी कंपाउंड में, उसमें आपने ऐड किया, तो देखने को मिला कि 3 टाइम्स ऑफ AgCl बाहर आया, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट बाहर आए, ठीक है। ये कंपाउंड जो था ना, ये येलो कलर का था, इट इज ऑफ येलो कलर। ओके मैम, ये भी समझ में आ गया। तो इससे क्या हुआ, अब देखो हुआ क्या। इन्होंने बोला COCl3.6NH3 को जब आपने AgNO3 नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में डाला तो AgCl बना। लेकिन इन्होंने बोला रुको रुको रुको, अभी एक और मैजिक दिखाता हूं मैं। अगर आपने COCl3.5NH3 लिख दिया, अब इसको आपने डाला सिल्वर नाइट्रेट में एक्सेस में, तो ये 2 टाइम्स ऑफ AgCl के प्रेसिपिटेट बनाया, ठीक है। तो इन्होंने बोला चलो रुको, तुमको कुछ नया नहीं लगा ना, मैं एक और बात बताता हूँ। अगर आपने इसी COCl3.4NH3 को आपकी ले लिया, सेम काम किया, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 टाइम ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर जो है वो कम होता जा रहा है, बिल्कुल। तो इनके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा आप इस तरीके से कर रहे हो ना, तो इसमें 2 चीजें हैं। पहले वाले में 3 क्लोरीन थे आयनाइजेबल, मतलब तीनों क्लोरीन सिल्वर के साथ जा रहे थे। मैम आयनाइजेबल आपने क्यों बोला, बेटा सिल्वर में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जब सिल्वर नाइट्रेट में आपने डाला होगा तो Ag+NO3 नेगेटिव में ब्रेक हो जाता है ना। तो सिल्वर के आयंस 3 क्लोरीन को स्टार्टिंग में लेके जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन आयनाइजेबल है। 3 क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज था, लेकिन नीचे 3 क्लोरीन तो है, बट निकले केवल 2, मतलब नीचे वाले एग्जाम्पल में 2 क्लोरीन आयनाइजेबल है 3 में से, ठीक है। फिर आगे देखो 4 अमीन लिया, हम क्लोरीन कम ही नहीं कर रहे, हमने क्लोरीन तो 3 रखा है तीनों एग्जाम्पल में, बट यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट मिलता जा रहा है उसमें क्लोरीन के आयंस कम होते जा रहे हैं। तो इन्होंने बोला 2 ही वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होगी जो आयनाइजेबल होगी। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होगी, आयनाइजेबल, ठीक है। एंड जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ये बात थी, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल। अब आप सोचोगे मैम प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है क्या यहाँ पे, चलो इसी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहीं पे देखते हैं, हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये वाला, इसको अच्छा आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ये वाला पर्पल कलर का होता है सेकंड वाला, और ये वाला ग्रीन कलर का होता है थर्ड वाला, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको कुछ समझाती हूँ। अगर मैंने आपसे इतनी देर से समझा ही रही हूँ एक्चुअली अगर मैंने आपको बोला कि ये COCl3 वाला जो ग्रुप है ना बेटा, इसको उठा लो, आपने बोला ओके मैम, COCl3.6NH3 ये हमने ले लिया, 3 टाइम्स ऑफ AgCl निकला, तो इन्होंने बोला इसके 3 क्लोरीन आयनाइजेबल है, तो आप इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखो। कैसे लिखोगे, आप बोलोगे मैम ये जो CO है ना, ये एक सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट,
देन कोबाल्ट के साथ क्या है, अमीन लगे हुए हैं, कितने टाइम लगे हुए हैं, 6 टाइम, तो NH3 लगा हुआ है 6 टाइम्स लगा हुआ है, ठीक है मैम। और पूरे में क्लोरीन को हमने बाहर लिख दिया Cl, कितने टाइम, 3 टाइम। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, बोला गया कि ये कुछ ऐसे टूट रहा है, ऐसे, ये 3 नेगेटिव, सॉरी 3Cl नेगेटिव, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से टूट रहा है, +3 और -3। तो इसकी 2 ही आयनाइजेबल वैलेंसीज हैं। एक तो ये जब टूटा है तो ये पूरा एक तरफ हो गया, CONH3 पूरा एक तरफ हो गया और Cl एक तरफ हो गया। कैसे पता मैम आपको, क्योंकि हमने देखा प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं AgCl के पूरे कंपाउंड में और कुछ भी नहीं टूट रहा है। ओके मैम, अब हम समझे। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं समझे मैम, चलो दूसरा एग्जाम्पल, COCl3 5HNH3 था, अब क्या लिखोगे, CO लिखोगे, NH3 पे बेटा 5 लिखोगे, है ना, और क्या है साथ में मैम, Cl, कितने Cl निकल रहे हैं, 2, मतलब इस पूरे पे +2 चार्ज आया होगा, तो ये आ गया। थर्ड वाला समझ गए, क्या लिखोगे, COCl3 में CONH3 के नीचे 4 लिखोगे, राइट, और 1 टाइम ऑफ Cl, यानी कि ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 रहेगा। अब जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उनको मैं एक चीज और समझाती हूँ, ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। ये K4FeCN6 है, वैसे भी मैं यहाँ पे डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में जब डिफरेंस बताऊंगी तो बताने ही वाली हूँ, तो अभी बता देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, K4FeCN6, मैं आपसे बोलूँ बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी में तोड़ो, क्या करोगे आप बोलोगे मैम ये ब्रेक होगा आज 4 टाइम्स ऑफ K पॉजिटिव, पूरा आगे वाला जो काउंटर आयन है वो अलग है, ये काउंटर आयन है, और अंदर की जो पूरी चीज़ है FeCN6 पूरे पे नेगेटिव। तो ये इस तरीके से ब्रेक हुआ। अब सेकेंडरी वैलेंसी अगर आप देखो, ये हो गई प्राइमरी वैलेंसी जो टूट गई, आयनाइज हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक हो गई, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी मतलब ये देखो, इसको ये टूट नहीं रहा। क्या आयरन और साइनाइड हमेशा साथ में पाए जाते हैं? क्या हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं FeCN6 नहीं, कभी भी नहीं एक्चुअली। तो आप बोलोगे कि मैम फिर यहाँ पे क्यों लिखा है, ये नॉन आयनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी, टूट नहीं रही। मतलब इस कंपाउंड को आप चाहे जितना भी ब्रेक करो, सिर्फ ये ऐसे ही ब्रेक होगा, Fe और CN6 नहीं टूटेंगे, क्योंकि Cn इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनर एटम है, और ये तोड़ नहीं रहा बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड इनका नहीं टूट रहा है, तो ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो अल्फ्रेड वर्नर के अकॉर्डिंग यही था पूरा कॉन्सेप्ट कि एक होता है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब आप समझ जाओगे ना कैसे क्या करना है। प्राइमरी मतलब आयनाइजेबल, टूट रही है तो प्राइमरी, नहीं टूट रहा है कोई आगे का कॉम्प्लेक्स तो आप बोलोगे वो सेकेंडरी वैलेंसी है, वो नहीं ब्रेक होगी, नॉन आयनाइजेबल। प्राइमरी वैलेंसी आप ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख सकते हो। सेकेंडरी वैलेंसी आप कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो सेकेंडरी वैलेंसी एज यू कैन सी, सेकेंडरी वैलेंसी ब्रेक नहीं होगी, नॉन आयनाइजेबल, कोऑर्डिनेशन नंबर से आप निकालते हो। सेंट्रल मेटल एटम बिहेव्स एज अ लुईस एसिड, बता दिया मैंने आपको, है ना, ये हो गया। अच्छा, अब ना एक डिफरेंस होता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। एक्चुअली डबल सॉल्ट भी बड़े अजीब से दिखते हैं कॉम्प्लेक्स जैसे, तो क्या ये दोनों एक ही हैं? नहीं। नंबर 1 डिफरेंस ये होता है, डबल सॉल्ट जो होता है बेटा वो ज्यादातर सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं अपने वो सॉलिड में भी पाए जा सकते हैं, लिक्विड में भी, समटाइम्स गैसेज में भी, ठीक है। लेकिन एक मेन डिफरेंस इनके बीच का पता है क्या होता है? ये है डबल सॉल्ट, पोटैश एलम, ये एग्जाम्पल सबने सुना होगा, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2, यस। इसको अगर आपने वाटर में डाल के ब्रेक करने की कोशिश करी तो ये पता है पोटेशियम आयन बाहर निकालता है, बैलेंस कर लेना आप, सल्फेट आयन बाहर निकालता है, ठीक है, एल्यूमिनियम आयन बाहर निकालता है, और साथ में 24 टाइम्स ऑफ H2O भी बाहर निकालता है। ओके, मतलब जितने भी आयन है सब आयनाइजेबल है, टूट गए पूरी तरीके से, यस। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो देखो कैसे ब्रेक हुआ, इसका ये तो यार नॉन आयनाइजेबल हो गया, नॉन आयोनाइजेबल इतना हिस्सा। तो यही होता है इन दोनों का मेन डिफरेंस। एक तो नॉर्मल डिफरेंस है सॉलिड वाला, और दूसरा डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस स्टेट के बेसिस पे है, और दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो डबल सॉल्ट होता है वो पूरे आयंस में ब्रेक हो जाता है, जितने आयंस है सारे टूट जाएंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कुछ आयंस में ब्रेक होगा, इसमें कुछ ऐसे आयंस रह जाएंगे, ऐसे एलिमेंट्स रह जाएंगे जो आयनाइजेबल नहीं होंगे, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं डबल कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। देन कोऑर्डिनेशन नंबर एक छोटी सी चीज है जो आपको निकालनी आनी चाहिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो आप पढ़ के आए हो, चलो समझते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का फॉर्मूला होता है जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है हर एक एटम की,
एक स्पीशी में, उसको उठा के जोड़ दो और टोटल चार्ज जो उस स्पीशी का है उसको रख दो। इन शॉर्ट अगर आप चाहो तो मैं पहले देख लूँ वीडियो चल रहा है मेरा या नहीं। हाँ ठीक है, चलो 15 मिनट हो भी गए। ऑलराइट, तो मैं किसी एक चीज़ को इरेज कर देती हूँ यहाँ से और उसी में समझा दूँगी। आई गेस ये वाला पोर्शन आपको आ गया होगा, है ना। ठीक है, तो बेसिकली आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ क्या होता है ये। चलो सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कौन सा ले लें, एक CuNH3 होल थ्राइस। सपोज मैंने ये क्वेश्चन ले लिया, होल 4 लिख दो और +2 लगा दो। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने बोला ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली आप इसमें कॉपर की। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में नॉमेनक्लेचर जो पढ़ाऊंगी वो 15 मिनट के अंदर ही पढ़ाऊंगी, कंप्लीट नॉमेनक्लेचर। वो वीडियो ज़रूर देखना, अगर ये अपलोड करने से पहले वो बन जाएगा तो लिंक भी इसी में डाल दूंगी। ठीक है, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम की एक वो बना दूंगी, फोल्डर देख लेना उसमें। हाँ चलो, तो Cu अब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको क्या मानोगे, x मानोगे, x। ठीक है, अब ये जो NH3 है अमोनिया, ये मोनोडेंटेट होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड होता है मोनोडेंटेट। ठीक है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ये 0 होता है इसका चार्ज। ठीक है, मैं एक चार्ट लगा दूंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, उसमें डेंसिटी सबकी लिखी होगी। तो ये जो अमीन होता है ना, ये 0 होता है, इंटू कितने टाइम है, 4 टाइम, 0 × 4 ऑफकोर्स 0 ही रह जाएगा। ओवरऑल चार्ज कितना है, +2। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिए हर एक एटम के और इक्वल रख दिया उसका ओवरऑल चार्ज। यहाँ से x कितना आ जाएगा, +2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। और कर लो क्वेश्चन एक, ऊपर एक लिखा है K4FeCN6, वही कर लो, K4FeCN6। ठीक है, सपोज मैंने आपसे बोला बेटा आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सेंट्रल मेटल एटम का है। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है मैम। पोटेशियम होता है +1, कितने पोटेशियम है, 4, तो +1 × 4 प्लस, जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है उसको x लेट कर लीजिए, प्लस। Cn होता है -1, इसकी जो चार्ज होता है इस पर वो -1 होता है, और कितने टाइम Cn है, 6 टाइम्स है। ठीक है, ओवरऑल पे क्या कोई भी चार्ज लगा हुआ है, नहीं, तो 0 रख देंगे। तो यहाँ से +4 + x -6 = 0, तो x कितना आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे भी +2 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ऐसे आप निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना भी सीख लो। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना थोड़ा सा नया होगा शायद आपके लिए। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, जो देखने में डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज़ वेरी सिंपल। एक तो आप देख के भी कभी कभी बता देते हो, बट ऐसे ज़बरदस्ती देख के मत बताना, हो सकता है कई बार गलत हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है, जितने भी आपको यूनिडेंटेट लिगेंड दिखे, पहले आप ये बार यूनिडेंटेट मोनोडेंटेट सब सुन रहे हो, समझ लो क्या होता है। डेंसिटी का मतलब है कितने नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेट हो रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए। लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है ना, कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है एक बॉन्ड बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के लिए, उसी को आप बोलते हो बेसिकली डेंसिटी। अगर जैसे अमोनिया है, अमोनिया जो होता है ना, अमीन NH3, ये मोनोडेंटेट है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, तो मोनोडेंटेट। कुछ होते हैं बायडेंटेट, कुछ होते हैं ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, ऐसे लिगेंड जो कितने इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, उसी को आप बोलते हो उसकी डेंसिटी। ठीक है, चलो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा किसकी क्या डेंसिटी होती है, और विद एक्सपीरियंस आपको ये आता जाएगा अपने आप। ठीक है, सो चलो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। आपको एक क्वेश्चन देती हूँ मैं, सपोज CO इथाइलिन डायमीन, ये एक बायडेंटेट लिगेंड होता है। बायडेंटेट मतलब 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, En होल थ्राइस +3, ये क्वेश्चन है। आपको निकालना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी यूनिडेंटेट है या जिसको आप मोनोडेंटेट बोलते हो, जिसकी डेंसिटी 1 है, उसमें ऐड कर दो 2 इंटू अगर कोई बायडेंटेट लिगेंड है, 3 इंटू अगर कोई ट्राइडेंटेट लिगेंड है। ओके मैम, समझना फिर से, ये En इथाइलिन डायमीन एक बायडेंटेट लिगेंड होता है, बायडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे कितने लिगेंड लगे हैं मैम, केवल एक, मतलब एक टाइप ऑफ लिगेंड है केवल इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन के अलावा और कोई अलग लिगेंड नहीं दिख रहा है, यही इथाइलिन डायमीन 3 टाइम है। ठीक है, तो कितनी बार है, 3 इंटू 3 बार है ना, और क्या है, इथाइलिन डायमीन जिसकी डेंसिटी होती है 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया 6। कंफ्यूज हो गया क्या? एक और क्वेश्चन ले लो, CONH3
होल पे लगा लो, 4 लगा लो और Cl2। चलो ये आपका क्वेश्चन है। मैंने बोला बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर तो निकाल के दिखाओ। अब सुनो, आपको कुछ नहीं समझना है, आपको आयंस वगैरह चार्ज क्या है किस पे, ये सब नहीं देखना है। ये अमीन अभी मैंने आपको बताया कैसा होता है मैम, मोनोडेंटेट होता है, इसकी डेंसिटी 1 होती है। क्लोरीन कैसा होता है, मोनोडेंटेट, ये भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी डेंसिटी भी 1 होती है। मोनोडेंटेट लिगेंड है, ओके मैम, मोनोडेंटेट लिगेंड कितने टाइम है, 4 टाइम है, एक मोनोडेंटेट। प्लस क्लोरीन क्या है मैम, मोनोडेंटेट कितनी बार है, 2 टाइम, क्या हो गया, 6 हो गया आंसर, 6 हो गया आंसर। ठीक है, तो अगर आपको कोई मोनोडेंटेट लिगेंड दिखता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, बाकी जितनी बार है वो जरूर मल्टीप्लाई कर देना। प्लस अगर कोई बाइडेंटेट है मतलब उसकी डेंसिटी 2 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी बाइडेंटेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, जितनी बार वो है उतनी बार। ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिडेंटेट अगर दोनों है बेटा, कभी यूनिडेंटेट भी दिख गया बाइडेंटेट भी दिख गया तो क्या करोगे, यूनिडेंटेट लिखो प्लस 2 इंटू बाइडेंटेट लिखो, ट्राइडेंटेट दिख गया तो 3 इंटू ट्राइडेंटेट कर दो, एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से आप करते हो। अब आपने अभी 2 एग्जांपल देखे, एक में COEN3 था और एक में CONH3Cl2। ये कैसा क्वेश्चन है मैम, यहाँ पे 2 जैसे एक जैसी चीजें दिख रही है, तो यहाँ लिगेंड क्या है, दोनों लिगेंड है, एक होता है होमोलेप्टिक, एक होता है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं, होमो मतलब सेम, जिसमें एक ही टाइप ऑफ लिगेंड लगा हो, जैसे 6 टाइम्स ऑफ NH3 है, केवल एक जैसा NH3 है, एक जैसा लिगेंड और 6 बार लगा हुआ है। होमोलेप्टिक, एक जैसे 6 लिगेंड लग गए, ठीक, होमो। ये कैसा है, यहाँ पे देखो ये हमारा अपना काउंटर आयन था, ये सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड, एक जैसे लिगेंड लगे, होमोलेप्टिक। तो हेट्रोलेप्टिक क्या होता है, ये FeEn2Cl2, ये EN इथाइलिन डायमीन एक लिगेंड होता है, ये Cl2 भी एक लिगेंड होता है। तो 2 टाइप के लिगेंड लग गए, तो टाइप ऑफ लिगेंड कितने लगे हुए हैं क्वेश्चन में, उसको आप बोलते हो होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक। एक जैसे लिगेंड होमोलेप्टिक, अलग अलग टाइप के लिगेंड हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है? सो यस, सो दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डेंसिटी इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, सो यस, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लिगेंड्स के बारे में बात करेंगे। 5 to 10 minutes इट विल टेक, देन आफ्टर दैट नॉमेनक्लेचर, एंड देन 10-20 minutes में VBT and 5-10 minutes में CFT. That's it for today. See you all in the next class. Bye bye. Take care. Keep studying.